चलो ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा पार्ट आगे पढ़ लें, फिर अपने आप सारी हो जाएंगे। ओके, लास्ट। आ जाओ, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था। सबको यहाँ तक कोई भी डाउट? क्या था मेन की कंसेप्ट? एक तो डेल्टा यू का फॉर्मूला तो फिक्स्ड ही है, F/2 एन आर डेल्टा टी। फिर व्हाट अबाउट डेल्टा डब्ल्यू? वो इंटीग्रल पीडीवी है, जिसको निकालने के लिए हमारे को प्रोसेस पता होना चाहिए। अलग अलग प्रोसेसेस के लिए इस इंटीग्रल पीडीवी की वैल्यू अलग अलग है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और फिर हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, जो कि बेसिकली सम ऑफ डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इज दिस थिंग क्लियर? तो हमने प्रोसेसेस किए, 4 स्पेसिफिक प्रोसेसेस थे और एक हमने जनरलाइज प्रोसेस कर दिया, जिसको हमने बोल दिया एज पॉलीट्रोपिक, जो कि एक जनरल एम की टर्म्स में। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों, विच इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। बच्चों, स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है? हीट रिक्वायर्ड की मतलब, जब हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि गैस के 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितने से 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। जैसे आपको याद होगा कि हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करते थे, जैसे बिल्कुल वैसे ही है। बस फर्क ये है कि वहां पे हम बात करते थे इन टर्म्स ऑफ केजी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। तो क्या क्वांटिटी बनी बच्चों फिर से? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इस डेफिनेशन के हिसाब से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? अगर मतलब मान लो आपको कहीं पे टोटल हीट दी हुई है, तो आप स्पेसिफिक हीट क्या होगी? हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? हीट डेल्टा क्यू अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, राइट? तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी।
तो अब बच्चों डेल्टा क्यू तो हमने निकालना सीखा ही था कल की क्लास में। हमने अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डेल्टा क्यू निकाला था। तो अगर हम उस डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर दें तो उसके बेसिस पर हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर में होता क्या है कि एक एक्सप्रेशन है, जैसे हमने बल्क मॉडुलस ले लिया या पहले अल्फा लिया था, उसकी वैल्यू हमने अलग अलग प्रोसेसेस के लिए निकाल दी। वैसे ही अब एक नया एक्सप्रेशन बन गया डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, जिसको हमने नाम भी दे दिया एक क्या, स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी। तो आप देखो कि हमने, आपको ख्याल है मैंने कल आपको सारे फॉर्मूलाज कहा था कि डेल्टा टी की टर्म्स में निकालो। ठीक है, वो इसीलिए था क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करना था। तो अब मैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अलग अलग प्रोसेसेस के लिए सी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम पहला केस लें बच्चों, वो था आइसोकोरिक। तो चेक करो आइसोकोरिक में क्या हमारा फॉर्मूला एफ आर बाय 2 बन जाता है। है ना, अगर हम आइसोकोरिक वाले डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि ये मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है कि भाई अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आइसोकोरिक तरीके से बढ़ाओगे तो अलग हीट चाहिए होगी, ऐसे किसी और प्रोसेस से बढ़ाओगे तो अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। आ रही है बात समझ बच्चों। इसका बच्चों एक शॉर्टकट जो ये नोटेशन है वो सीवी है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है सीवी। उसका मतलब ये होता है स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसका फॉर्मूला क्या बन गया एफ आर बाय 2। ऐसे ही बच्चों मुझे बताओ आइसोबारिक के लिए क्या बन जाएगा। राइट, बच्चों इसको हम बोलते हैं सीपी। आ गया समझ। हाँ हाँ, वो तो याद रखो जो कल वाले थे ना, मतलब ड्राइव कर सकते हो बट वो बार बार यूज होंगे तो इट्स फास्टर, उतना याद रखो। अगला क्या था बच्चों, आइसोथर्मल। उसके लिए क्या बनना चाहिए। आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या है, तो क्या बनना चाहिए इन्फिनिटी, है ना। इसका क्या मतलब है, मतलब ऑब्वियसली अगर आइसोथर्मल ही है तो फिर तो आप जितनी मर्जी हीट देते जाओ टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट एडियाबैटिक। ध्यान से सोचो। जीरो, क्यों, डेल्टा क्यों ही जीरो है। डेल्टा क्यों जीरो है। तो अच्छा आप सबको ये क्लियर है डेल्टा क्यू कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। क्लियर। पॉलीट्रॉपिक का क्या बनेगा, लिखो सारे। क्या करना है, सीधा ही तो है, बन गया आर इंटू एफ बाई 2 प्लस 1/1 माइनस एम। ओके, तो अच्छा ये ना मतलब आप देखोगे कि सीपी सीवी आर वेरी कॉमन टर्म्स।
बहुत सारा कुछ हम सीपीसीवी की टर्म्स में लिख देते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। आगे बात समझ? ओके, यहां से बच्चों देखो हमारे पास एक रिलेशन बनता है, अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज सीपी माइनस सीवी। हाँ, तो कोई भी आइडियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी इज ऑलवेज इक्वल टू आर, एक फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। एंड डिराइव तो ऑटोमेटिकली हो ही गया ना, हमने सारी वैल्यूज निकाली हुई हैं। एंड बच्चों अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, सीपी अपॉन सीवी, वो क्या बन जाएगा? इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आर तो कट गया, तो 1+2/f बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं गामा। आपको कई क्वेश्चंस में दिखा होगा गामा, है ना, वो ये चीज थी। नहीं नहीं, वो कुछ और चीज है, वो भी आएगा, वो भी समझ आ जाएगा आपको वो क्या चीज है। समझ आ गया बच्चों? तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे फॉर्मूलाज एफ पे डिपेंडेंट है ना, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जैसे मैं आपको कहा था क्वेश्चन में बहुत कुछ देखना होता है। एक तो यही इन्फो हो गई कि गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक है डायटोमिक है, उससे एफ डिसाइड होगा। फिर ये देखना होता है कि कंटेनर कैसा है, कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है या क्या है, उससे प्रोसेस के बारे में आइडिया लगता है। ठीक है ना? ओके, ये सबको क्लियर हो गया? ओके, तो अब बच्चों आपने एक क्वेश्चन ट्राई करना है। तो जैसे बच्चों तो चलो पहले, जैसे अगर मोनोटॉमिक गैस है उसके लिए गामा क्या हुआ? 5/3। डायटोमिक के लिए? पॉली के लिए? 4/3। ये वैल्यूज भी याद रखना वर्थवाइल है। क्लियर ऑल? ओके, अब बच्चों क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। ये था जो आप कह रहे थे कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यू हैव टू प्रूव दैट पीवी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं बस, अ, उस एक्सप्रेशन को लिखो, डीक्यू वाले एक्सप्रेशन को, मतलब डीक्यू इक्वल टू 0 कर दो। बहुत ही आसान है, तो आप जब पता ही है कि आप प्रूव करना है।
हाँ भाई, किस किसका हो गया? गुड। डी क्यू 0 कर दो, सारा कुछ पीवी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बस बन जाएगा। देखो, वही बात है, जब ये पता है कि पी और वी का रिलेशन बनाना है ना, और आपको ये भी पता है एडियाबैटिक की एक ही कंडीशन है कि डी क्यू 0। नहीं, देखो डेल्टा तो डी से ही आया ना, ज्यादा बेसिक क्या है?
हो गया बच्चों? तो इसको कंप्लीट करना घर पे। मैंने आपको बता दिया DQ 0 करना है। उसमें दूसरी टर्म तो है ही PdV। जो पहली टर्म है वो क्या है? F/2 NR/dt। उसको क्या करोगे आप? मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, देखो। आपको एक तो ये पता है कि DQ जो है दैट इज NR/dt प्लस PdV दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि DT को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ P एंड V। क्या यूज करें? आइडियल गैस। अब आइडियल गैस से DT कैसे बनेगा? डिफरेंशिएट करके। तो अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, आपका बन जाएगा PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NR/dt। मान लो T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया आपने, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, बन जाएगा आंसर। क्लियर ऑल? ओके। एक बच्चा, आप काफी क्वेश्चंस में एक वर्ड देखोगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, इसका बेसिकली सिंपली क्या मीनिंग होता है? क्या था बच्चों हिस्टोरिकली? क्या था कि वर्क एंड एनर्जी वर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट थिंग्स। तो हिस्टोरिकली ऐसे होता था कि वर्क को कैलकुलेट करना है हमेशा तो जूल में करते थे, और एनर्जी को जब करना होता था तो कैलोरीज में करते थे। ठीक है, तो मतलब पीपल वर नॉट एबल टू रिलेट। मुझे लगता था कि टेम्परेचर बढ़ाने वाली चीज एनर्जी है, और दूसरा कोई वर्क वो वर्क है जूल्स में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वो सेम है, तो हम उन्हें रिलेट कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल? वो 4.2 वाला। तो उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब कैलोरी अपॉन जूल जो वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो बच्चों, क्वेश्चन में अगर कभी आपको पूछा जाता है कि फाइंड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट, दैट डज नॉट मीन कि आप सीधा 4.2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। वो क्या होगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज होएगी, कुछ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ जूल होएगी। तो आपने उसको सॉल्व करके क्वेश्चन के हिसाब से कैलोरी अपॉन जूल की रेशियो निकाल दी। ठीक है, वो आएगा 4.2 के आसपास ही ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती है बेस्ड अपॉन क्या डाटा दिया हुआ उन्होंने। क्लियर टू ऑल? ठीक है, आगे बच्चों हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। कि ये थोड़ा सा आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है मिक्सचर्स, है ना? कि अगर हम दो चीजों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग हम कोई क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने एक बच्चों कंटेनर में दो अलग अलग गैसेस मिक्स की। तो मान लो एक गैस के N1 मोल्स हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट CV1 है और मोलर मास M1 है। ऐसी एक दूसरी गैस हो गई ब्लू। तो हम बच्चों मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज निकालना चाहते हैं। बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने वाली होती है ना, वो ये है कि जब हम एक मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर का मतलब क्या है? दो गैसेस को मिक्स कर दिया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो, एंड कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप सीधा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेता हूँ। कैन यू से कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस 1 प्लस टेम्परेचर ऑफ गैस 2? डजंट मेक एनी सेंस, है ना?
Can you say volume of mixture is equal to volume of gas 1 plus volume of gas 2? Yes. No, थप्पड़ पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ गैस तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही होता है. तो वो तो गैस 1 का और गैस 2 का दोनों का वॉल्यूम सेम ही है. अंडरस्टूड? कैन यू से मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ gas 1 plus mass of gas 2? Yes. Can you say molar mass of mixture is equal to molar mass of gas 1 plus molar mass of gas 2? How will you find molar mass of mixture? एवरेज नहीं, फॉर्म मतलब क्या फिजिकली सोचो. हाउ डू यू फाइंड मोलर मास? टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. लेट्स नॉट यूज द वर्ड एवरेज. ठीक है, हमें तो फिजिकली समझे कि क्या होता है ना. जैसे हम पहले भी जब हम एवरेज स्पीड की बात करते थे तो हम उसको हम कैसे बोलते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हमें मोलर मास की बात करनी है मिक्सचर के, तो क्या बनेगा? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. चाहे वो एक्सप्रेशन एवरेज है चाहे नहीं है, आपको नहीं सोचना. आपको तो फिजिकली समझना है कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हो वो क्या है. आई बात समझ? तो मतलब इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है या लॉजिक नहीं है, बट आपको क्वांटिटीज से आइडिया लग रहा है कि कौन सी क्वांटिटीज ऐड की जा सकती है और कौन सी क्वांटिटीज ऐड नहीं की जा सकती है ना, जैसे हमने अभी बात की. तो ऐसे ही जैसे हमने मोलर मास की बात की, तो टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स करके ऐसे निकलेगा बच्चों, है ना. M1 M2 कैपिटल वाले जो है मोलर मास है. लेट ऑल. ओके बच्चों, ऐसे ही मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 1 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 2? डजंट मेक एनी सेंस. बट कैन आई से इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 1 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 2? वो तो सेंस बन रहा है ना. ये बात सबको समझ आती है? ओके, तो हम उसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट सीवी ऑफ मिक्सचर. ठीक है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी? यू का क्या फॉर्मूला है? F/2 nRT. मैं चेंज नहीं, सिर्फ यू को F/2 nRT बोलेंगे. तो उसको सीवी की फॉर्म में कैसे बोलोगे? F/2 nRT को सीवी में सब्स्टिट्यूट कर दो. वहां पे एन सीवी इंटू टी बन जाएगा. मानते हो? तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर है वो बन जाएगी N1 CV1T प्लस N2 CV2T. मानते हो? विच शुड बी इक्वल टू मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीवी ऑफ मिक्सचर इनटू टेम्परेचर, है ना. तो इससे क्या एक्सप्रेशन बन गया सीवी मिक्सचर का? तो बच्चों आप समझ लो कि हमने लॉजिक बनाया है ना. हमने ये नहीं कहा कि एवरेज ले लो. तो यहां से सीवी मिक्सचर भी क्या बन गया बच्चों? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन
N1 plus N2. Although ये फॉर्मूला मोलर मास जैसा ही है, बट अगेन वी स्टिल डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन कि हाँ जब भी कुछ मिक्सचर का निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो. हमें हमेशा क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए कि आपने कैसे बनाया. ठीक है. इज दिस थिंग क्लियर? तो जैसे हाउ विल वी फाइंड सीपी मिक्सचर बच्चों? पी मिक्सचर जैसे सीरी था, आप सीपी मिक्सचर कैसे ढूंढ सकते हो? किस तरीके से? इंटरनल एनर्जी को सीपी की टर्म्स में तो लिख नहीं पाओगे, सीवी की टर्म्स में लिख सकते थे. सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर तो है ही. तो अगर सीवी मिक्सचर आ गया तो सीपी मिक्सचर तो सीधा ही आ गया. कैसे? सीधा प्लस आर कर दो, which will again turn out to be of this form. ठीक है. मतलब अगर आप एक करके देखोगे तो वो भी यही आएगा. ठीक है, बट देयर इज नो डायरेक्ट लॉजिक टू से कि आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे. अभी आपको आगे समझ आ जाएगा. अभी तक आपको लगेगा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ कि नहीं लगा सकते और लगाई भी जा रहा हूँ फॉर्मूला. राइट. ठीक है. हाउ डू वी फाइंड गामा मिक्सचर? जब मेरे पास सीपी मिक्सचर आ गया और सीवी मिक्सचर आ गया तो मैं गामा मिक्सचर भी निकाल सकता हूँ. क्या करना है? डिवाइड ही करना है दोनों को. बट अब ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं आएगी. तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या होता है कि आपको दो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं, उनके गामा दिए होते हैं, और आपको मिक्सचर का गामा पूछा जाता है. ठीक है. क्योंकि बहुत सारी जगह इस टाइप का फॉर्मूला लगता है, वी आर टेम्पटेड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है. बट वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे ढूंढा जाएगा. आपको पहले सीवी मिक्सचर ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. फिर प्लस आर करके सीपी मिक्सचर आएगा, फिर डिवाइड करके गामा आएगा. देयर इज नो डायरेक्ट वे टू फाइंड गामा. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन. क्लियर ऑल? चलो एक दो क्वेश्चंस करता हूं. ये बच्चों एच पार्ट फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करो.
फर्स्ट हो गया बच्चों सबका? सेकंड?
कैलोरी अपॉन जूल की वैल्यू, मतलब डाटा गिवन है उसके हिसाब से निकालो। बच्चों फर्स्ट 2 हो गए, जैसे थर्ड है आपको हाइड्रोजन का CpCv दे दिया, तो Cp माइनस Cv R होता है, ठीक है। तो ये जो R है इसकी वैल्यू क्या बनी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको आप मोल में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा R की वैल्यू, ठीक है। और जो कि हमें पता है कि दूसरे यूनिट्स के हिसाब से इसको सी करते रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में जब आपने Cp माइनस Cv किया, वो आ गया 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट मोल में कैसे करें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में 2 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल, तो ये बन गया 2 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू क्या है, ये R की वैल्यू है। अब आपको गिवन भी है एक R की वैल्यू 8.3, अर्क को जूल में कर दो, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। तो यहां से कैलोरी अपॉन जूल क्या बन गया, 8.3, तो 4.1। जैसे बच्चों ने आपको कहा था कि आंसर उसके आसपास ही आना है, ठीक है, बट आप ये नहीं कह सकते कि हमने 4.2 निकाल दिया, आपको एग्जैक्ट निकालना है डाटा के हिसाब से। किसके, ये तो रेशो है ना, कैलोरी अपॉन जूल। क्या दिया, अच्छा ठीक है, वैसे तो रेशो ही होती है, लिखने नहीं चाहिए, तो कट ही जाएंगे ना वो तो, अर्क पर जूल तो कट ही जाएगा ना, आप सोचो। फोर्थ हो गया, 8th करना बच्चों।
सबको लग गया आइडिया कैसे करना है? क्वेश्चंस कौन सा? 8th PV raised to power -1 is constant. Polytropic process M-1 उस फॉर्मूला में डालो, आ गया राइट। और कुछ करना ही नहीं था। ये तो फिर भी P और V में रिलेशन था, बाई चांस कुछ और दिया होता, PV में दिया होता है कुछ, उसको भी PV में कन्वर्ट करके M की वैल्यू निकालो, अपने उस फॉर्मूला में डाल दो। 9th भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, M हाफ लेके उसमें डाल दोगे। अंडरस्टूड? पता, क्योंकि अब हमने कर ली है डेरिवेशन, तो बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है हमें। गामा -1 नहीं है, M-1 है। हमने M की टर्म्स में निकाला था ना फॉर्मूला पॉलीट्रॉपिक में, तो M की वैल्यू -1 आ गई। आ गया समझ? बढ़िया, आ गया क्या? PV की पावर गामा कब है? ओनली फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। बाकी सब जगह तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एडियाबैटिक के केस में PV रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट। क्या
हाँ ये याद रखो, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जैसे आप आइसोथर्मल में नहीं कहते कि पीवी कांस्टेंट है, ऐसे एडियाबैटिक में याद रखना है कि पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, पहले इतना प्रेशर है और इतना वॉल्यूम है, बाद में प्रेशर इतना कर दिया तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। बच्चों आ गया समझे? जो पीवी रेशो और गामा की वैल्यू आती है, देखो वैसे नहीं ख्याल करूँ ड्राइव करूँ क्या, इसने अगर निकाला था तो देखो क्या बनता है। जो हमने वो प्रूव किया कि पीवी रेशो पावर गामा कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट आता क्या है? चलो चेक करना एक बार, है ना, पूरा करके। आगे बढ़े बच्चों। जो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, अगेन है यही क्रक्स जो था चैप्टर का मेन, वो हो चुका है। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बस। तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हैं बच्चों, ठीक है, तो बच्चों हम इन प्रोसेसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्राफ बनाते हैं उनको हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम्स, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये हम कोई भी वेरिएबल्स की टर्म्स में बना सकते हैं, जैसे मेन 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पी वी टी, तो उन 3 में से हम कोई भी 2 वेरिएबल यूज करके जो ग्राफ बनाते हैं उसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। जो सबसे कॉमन ग्राफ चलता है वो पीवी ग्राफ चलता है, कि वाई एक्सिस पे पी, एक्स एक्सिस पे वी, ठीक है। आपको ख्याल होगा एक आधा क्वेश्चन भी था हमारा शुरू में जिसमें मैं बात कर रहा था कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है ना, ख्याल है। तो कोई भी ग्राफ जो इन 3 वेरिएबल्स के बीच में बनाओ पीवीटी, उसको हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम आइसोबारिक लेंगे तो उसमें पीवी ग्राफ में क्या आ जाएगा, पी कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। उसी इंफॉर्मेशन को हम बीटी ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर पीटी ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकंड ग्राफ देखो बच्चों, समझ आ रहा है कैसे बना, वीटी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, ध्यान से देखो बच्चों सारी बात, कि उसकी स्लोप उसका इंटरसेप्ट की ओरिजिन से ही पास करेगा। बेसिकली क्या रिलेशन बनेगा वी और टी के बीच में, एन आर बाई पी इंटू टी, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों ऐसे ही आप ये तीनों ग्राफ आइसोकोरिक के लिए बनाओ। हम्म हम्म हाँ, एक्चुअली तो जैसे क्या होता है कि शुरू में डॉटेड लाइन दिखा देते होते हैं हम, क्योंकि ओरिजिन से तो नहीं पास कर सकता। हाँ मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जैसे आपने कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा, बस हम डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, वी जस्ट नीड टू शो कि वो वैसे ओरिजिन के थ्रू जाएगी।
तो आइसोकोरिक के लिए बनाओ बच्चों। डन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ग्राफ है। करेक्ट। स्लोप देख लो ध्यान से। समझ आ गया सबको? तो ढूंढना हमेशा वही होता है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू जो भी है। बस अब आपको सीधा देने की जगह की प्रोसेस क्या है, ऐसे ग्राफ दिया हो सकता है, या उल्टा कि प्रोसेस दिया हुआ है तो उसका ग्राफ बनाना हो। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए बनाओ। डन। एरोज का मतलब ये है कि क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन में, जब आपको गिवन होगी ना इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे एरोज भी बने होंगे। तो एरो का मतलब क्या होगा, बस ये मैंने क्यों दिखाया है कि आप देखो कि अगर पीवी कांस्टेंट है, तो अगर वीटी ग्राफ में वी बढ़ रहा होगा तो पीटी ग्राफ में पी कम होना चाहिए। तो एरोज आपको डायरेक्शन समझा देते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज हमें इस ग्राफ से देख के ये तो नहीं पता चल रहा ना कि वी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो एरोज हेल्प यू टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो हम साथ में एरो भी दिखाते हैं। आया समझ बच्चों? ऐसे ही बच्चों, अगर हम एडियाबैटिक का बनाए, तो एडियाबैटिक में हमें पता है कि पीवी रेशियो पावर गामा कांस्टेंट है ना। तो एडियाबैटिक में जो ग्राफ, अच्छा चलो उससे पहले यहाँ पे बच्चों इस ग्राफ की स्लोप निकालो, पीवी ग्राफ की।
एक कर्व की स्लोप कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएट dp by dv। तो इस केस में dp by dv की वैल्यू क्या बनती है? माइनस nRT by v स्क्वायर, जिसको आप अगर सब्स्टिट्यूट कर दो, nRT तो क्या है, pv है, तो वो क्या बन गया? माइनस p by v बन जाएगा ना। अगर आपको इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे स्लोप बतानी हो, दैट इज नथिंग बट माइनस p by v। क्लियर टू ऑल? बच्चों बिल्कुल ऐसे ही हम एडियाबैटिक का भी ग्राफ बना सकते हैं, वो भी ऐसा ही शेप होती है उसकी। ठीक है, और उस केस में अगर आप स्लोप निकालोगे dp by dv, दिस विल टर्न आउट टू बी माइनस गामा p by v। मोल्स n तो कांस्टेंट ही होता है। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है मतलब? नहीं, बस हाइपरबोला बोलते हैं, बहुत है, अपना काम चल जाएगा। रेक्टेंगुलर मैथ्स में सीखोगे आप क्या होता है। मतलब एक्स वाई इक्वल टू सी तो होता है, मुझे अब ये नहीं ख्याल कि एक्स यहाँ पे तो अपनी कुछ पावर भी है कि इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। एनीवेज हमें जरूरत भी नहीं है। हम्म, बच्चों क्लियर हो गया? अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को, मतलब इन दोनों स्लोप्स को ध्यान से देखो, जो आइसोथर्मल की आई थी और जो एडियाबैटिक की आई थी, कौन सी स्लोप ज्यादा है? गामा तो आपने देखा कि 1 से बड़ा ही है, तो मतलब एडियाबैटिक का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है ना। तो क्या मतलब हुआ कि मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा मतलब स्टीपनेस ज्यादा। तो एडियाबैटिक ग्राफ, मतलब अगर मान लो आपको एक ही फिगर में आइसोथर्मल भी दिया हुआ है और एडियाबैटिक भी दिया हुआ है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? नीचे नहीं, जो ज्यादा स्टीप है, जो ग्राफ ज्यादा स्टीप है वो कौन किसका होएगा? एडियाबैटिक। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करते हैं, चारों ही दिखा दो आप एक प्रोसेस में, पीवी। मतलब मान लो कोई V1 से V2 हो रहे हैं कुछ प्रोसेसेस, ये क्या है कि हमने एक पॉइंट लिया, ये जो जहां से सारे ग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं ना, यहां से बच्चों हमने चारों तरीके के ग्राफ्स बना के दिखा दिए। आइसोबारिक भी, मतलब हम V2 वॉल्यूम तक पहुंच रहे हैं, तो हमने दिखा दिया कि अगर आइसोबारिक होगा तो वो कैसा दिखेगा। आइसोकोरिक में तो खैर हम पहुंच ही नहीं सकते V2 वॉल्यूम तक, वो तो वर्टिकल लाइन ही बनेगी। आइसोथर्मल होगा तो कैसा होगा, और एडियाबैटिक होगा तो कैसा होगा। तो बच्चों आप ये समझ पा रहे हो कि जैसे जो रेड वाली लाइन है वो एडियाबैटिक होएगी, और जो व्हाइट वाली है वो आइसोथर्मल होएगी। क्यों? एडियाबैटिक वाला ज्यादा स्टीपर होना चाहिए। क्या आपको इस ग्राफ से ये भी समझ आ रहा है कि मैंने नीचे ऊपर वाले कंसेप्ट को क्यों गलत कहा?
क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके राइट पे तो एडियाबैटिक वाला नीचे है, बट अगर उसके लेफ्ट पे देखो तो एडियाबैटिक वाला ऊपर है, तो उससे गलती हो सकती है। सही तरीका क्या रहेगा? स्टीपनेस देखना। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइन आइसोथर्मल वाली है व्हाइट वाली, रेड वाली एडियाबैटिक वाली है। तो अगर तो मैं 1 मिनट के लिए इसके सिर्फ राइट से देखो, तो यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है ना कि रेड जो नीचे है ग्राफ वो एडियाबैटिक है और जो ऊपर है वो आइसोथर्मल है। लेकिन अब इधर देखो, अब एडियाबैटिक वाला का है ऊपर है, तो हमने ऊपर नीचे के हिसाब से नहीं डिसाइड करना, एडियाबैटिक स्टीपनेस के हिसाब से डिसाइड करना। हाँ जी, आ गया समझ? हो गया क्लियर बच्चों? ओके, अब बच्चों नेक्स्ट वी राइट डाउन सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इन ग्राफ्स से ही रिलेटेड है, इन ग्राफ्स के ही कंक्लूजन है बेसिकली। ये बच्चों ग्राफ सबको समझ आ गए हमने कैसे बनाए? ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट विद कि जो एडियाबैटिक है उसकी स्लोप क्या है? माइनस गामा पी बाय वी। जो आइसोथर्मल है उसकी स्लोप है माइनस पी बाय वी। ललित तुम्हारा साइन यही है रेड सर? सक्षम का भी साइन बड़ा। अंगूठा लगा दिया करो इतनी जल्दी। लिख लिया बच्चों? तो हमें इससे ये बात पता चल गई क्लियर कि एडियाबैटिक वाला हमेशा ज्यादा स्टीपर होगा आइसोथर्मल से। तो बच्चों मतलब इसका शॉर्ट वर्ड होता है एडियाबैट। एडियाबैट का मतलब होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की जो पीवी लाइन है उसको एडियाबैट बोल देते हैं। एंड बच्चों मैंने लिखा नहीं बट ऑब्वियसली ये किस ग्राफ की स्लोप की बात हो रही है? पीवी ग्राफ। जो सबसे स्टैंडर्ड ग्राफ होता है ना वो पीवी होता है। अगर कुछ नहीं मेंशन इसका मतलब इट इज ऑलवेज पीवी। ठीक है, क्लियर? ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से मुझे सोचकर ये बताओ कि अगर कोई भी टाइप का पीवी ग्राफ हो उससे हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन क्या था? इंटीग्रल पीडीवी। इंटीग्रल पीडीवी का क्या मतलब हुआ? एरिया। तो हमें इस ग्राफ से वर्क डन का भी आइडिया लग जाता है।
क्लियर बच्चों? अब बच्चों ये वाले ऊपर वाले ग्राफ को दोबारा देखो। मान लो हम किसी वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड है कि हम V1 से V2 जा रहे हैं। बताओ किस ग्राफ का एरिया सबसे ज्यादा आएगा V1 से V2 के बीच में? आइसोबारिक का, फिर उसके बाद आइसोथर्मल का, फिर एडियाबैटिक का, एंड फिर आइसोकोरिक का तो जीरो ही। आई बात समझ? तो भाई अगर आप किसी एक वॉल्यूम V1 से एक्सपैंड करके दूसरे वॉल्यूम V2 तक जा रहे हो तो हमेशा सबसे ज्यादा वर्क डन किस प्रोसेस में होगा? आइसोबारिक, फिर एंड द सीक्वेंस। ठीक है, हाँ बच्चों हो गया क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चों? मतलब मान लो हम V1 से लेफ्ट को जा रहे हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर आइसोथर्मल, फिर, लेकिन ये क्या है? मैग्नीट्यूड्स। वैसे तो वर्क डन साइन के साथ होता है, तो नेगेटिव में मतलब एडियाबैटिक का सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर आइसोथर्मल का कम नेगेटिव होगा, और फिर आइसोबारिक। तो अगर तो हम मैथमेटिकली बात करेंगे तो फिर तो क्या आएगा? सेम रिलेशन आएगा। और अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात करोगे फिर उल्टा हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है कि ये नेगेटिव में है ना वैल्यूज? ठीक है, मॉड लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, अदरवाइज वही रिलेशन रहेगा क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव में है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो कि थर्ड सेकंड का ही कॉन्सिक्वेंस है, क्लियरली वर्क डन जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब वर्क डन इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना कि हम V1 से V2 वॉल्यूम किस पाथ के अलोंग जा रहे हैं। तो ये जो वर्क डन है दिस इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास बच्चों ऐसे ही कोई ग्राफ है PV,
मैं मान लो .1 से .2 तक जाना चाहता हूँ, तो .1 से .2 जाने के हमने एक तरह से 3 पाथ बनाए हुए हैं, ठीक है। एक सीधा हो गया, एक ऐसे ऊपर जाके राइट को गया, एक उसके नीचे से हो गया। तो क्या बच्चों तीनों केसेस में वर्क डन अलग आएगा? व्हाट अबाउट डेल्टा यू? वो सेम आएगा, क्यों? डेल्टा यू तो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ डेल्टा टी पे। व्हाट इज डेल्टा यू? F/2 NR डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो 1 और 2 का सेम ही रहेगा ना। तो मतलब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डेल्टा W इज पाथ डिपेंडेंट, बट डेल्टा U इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि डेल्टा U को तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू से मतलब है, उसको इससे नहीं कोई फर्क पड़ रहा कि आप कैसे पहुंचे। फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1, है ना। उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि T2 से T1 आप कैसे गए। ठीक है जी, चलो अभी के लिए इतना ही। आपने बच्चों होमवर्क में अगर हम क्या करें, मतलब वो आपको इसको देख के लग रहा है, मतलब कोई भी पॉइंट होगा, ग्राफ तो वहीं से स्टार्ट होगा ना बनना। ये तो आप इसको देख रहे हो, तो ये तो वॉल्यूम ही अलग अलग हो गए ना। आपने जिस पॉइंट से भी शुरू किया तो वो सेम वॉल्यूम नहीं आएगा ना, ये तो वॉल्यूम ही अलग अलग हो गए। हम तो ये कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम जब है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही स्टार्ट होगा ना, जब दोनों का वॉल्यूम सेम है। या ये बच्चों खत्म ही कर लो। तो डेल्टा यू पाथ इंडिपेंडेंट है, बट जो डेल्टा क्यू होगा वो तो पाथ डिपेंडेंट ही होगा। क्यों? वो इन दोनों का सम है, और अगर उनमें से एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो टोटल भी डिपेंडेंट ही आ गया। रिटन ओके। अब बताओ कितना होमवर्क चाहिए? हम्म, वो भी हम करेंगे आगे। नहीं नहीं कुछ चिंता नहीं करो, मैं बताता हूँ। चल 7 मत करना, बाकी हो जाएंगे। ये बाकी हो जाएंगे। इनक्लोज्ड एरिया। तो आपने बच्चों एक तो ई पार्ट करना है,
तो जो आपने एक तो एक्सरसाइज 01 का एच पार्ट करना है और ई पार्ट करना है, और एक्सरसाइज 0 में एफ जी भी करना है। ठीक है, बाई चांस कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको साइक्लिक या कुछ ऐसा दिखे जो ना समझ आए, वो छोड़ देना, मोस्टली हो जाएंगे, मतलब एक दो ही क्वेश्चन होंगे जो शायद ना हो। ठीक है, तो फ्राइडे को हमारी सॉलिड्स वाली डिस्कशन है, 3 वाली, 3A वाली, ये थर्सडे को है। हाँ उसको कुछ बचा है, चलो ठीक है।